नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। दो जजेस की बेंच के सामने एक ऐसा विवाद आया, एक ऐसा मामला आया जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये आईएएस आईपीएस का भेदभाव कैसे ख़त्म होगा। मामला आईएएस आईपीएस का नहीं था, मामला फॉरेस्ट सर्विस का था। फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों का ये कहना था कि मेरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या आईएएस ऑफिसर ने मेरे ऊपर दबाव बनाया और उसकी वजह से मैंने ये निर्णय लिया, जबकि फॉरेस्ट सर्विसेज के हिसाब से मेरे पास ऐसा होना चाहिए। ये एक बड़ा विवाद है भारत में, और बड़ा विवाद केवल यही नहीं है, इसको मैं जाति कहता हूँ। आईएएस की एक जाति है, आईपीएस की एक जाति है, आईआरएस की एक जाति है, फाइनेंस सर्विस की एक जाति है, या फिर मैं कहूँ कि रेलवे की एक जाति है, और तमाम तरह की ऐसी 20 जातियाँ सिविल सर्विसेज में हैं। जाति व्यवस्था कहते किसको हैं, इसको भी समझना होगा। और मजे की बात यह है कि भारत में भेदभाव के नाम से जो लोग भी ये ऑर्डर करते हैं, कहते हैं, वो सब भी उसी पीड़ा से पीड़ित हैं। जैसे प्रमोटेड आईएएस, तो रेगुलर डायरेक्ट आईएएस और प्रमोटेड आईएएस के बीच में बड़ी समस्या है। आईएएस और आईपीएस के बीच की बड़ी समस्या है। आईएएस और फॉरेस्ट सर्विस के बीच की समस्या है। फॉरेन सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बीच की समस्या है। अगर आप जुडिशरी में जाएंगे तो डायरेक्ट हाई कोर्ट का जज और प्रमोटेड हाई कोर्ट के जज के बीच में कुछ दिखता है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो प्रमोटेड और डायरेक्ट के बीच में कभी कभी कुछ दिखने लगता है। जो डबल बेंच बैठेगी तो एक प्रमोटेड बैठा हुआ है नीचे डिस्ट्रिक्ट जज से और एक डायरेक्ट से बैठा हुआ है, दोनों के बीच में दिखता है कि वो बोल ही नहीं रहे, वही बोल रहे हैं सारे। जातियों में भारत में ब्राह्मण अगर कहे तो क्षत्रिय कहता है मैं बड़ा हूं, वैश्य कहता है मैं बड़ा हूं। ओबीसी जो कहता है कि ये तथाकथित सवर्ण लोग सवर्ण नहीं हैं, हम उचित हैं, लेकिन वो वैसा ही कुछ काम नीचे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ करता है। शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को तो वो नीचा मानता है, लेकिन अपने को ऊपर से ऊपर मानता है। ऐसा ही शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में भी है कि एक जाति दूसरी जाति के यहां भोजन नहीं करती और कहता है कि यह भेदभाव है, लेकिन भेदभाव स्वयं भी करता है। ऐसा भारत में कहने वाले सभी लोग, सभी जातियां, चाहे वो सर्विस क्लास की हों, बिजनेस क्लास की हों, या फिर वो परंपरागत जाति व्यवस्था हो, उन सभी के बीच में हर एक वो प्रत्येक व्यक्ति जो भेदभाव हटाने की बात करता है, जो अपने से ऊपर वाले के साथ ऐसा कहता है कि नहीं वो हमको परेशान करते हैं या वो अपने आप को ऊंचा मानते हैं, वो अपने आप को तथाकथित नीचे से ऊंचा मानता है और उसकी अवहेलना करता है। ये भारत की व्यवस्था में। अब इसको पूरा समझने की कोशिश अगर हम करेंगे, और मैं समझता हूं कि पूरा सुनेंगे तो भारत की नींव के विषय में जानकारी मिलेगी। वो लोग जो नौकरी पेशा हैं, वो लोग जो काम करने वाले हैं, वो लोग जो इन विधाओं में मस्तिष्क लगाने वाले हैं, जो भारत की चिंता करने वाले हैं, जो राष्ट्र प्रथम की भावना रखने वाले हैं, जो राष्ट्र के प्रत्येक विषय पर चिंता करते हैं, ऐसे सभी लोगों को पूरा ये सुनना चाहिए। ये मामला कोई सामान्य मामला नहीं है। मैं कहता हूं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, या जो सिविल सर्विसेज हैं, या जो जुडिशियल सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज सारी अंग्रेज़ों के आने के बाद क्रिएट हुई। अंग्रेज़ों के आने के बाद 19वीं सदी में, यानी कि 19वीं सदी की शुरुआत में ही ये सारी सर्विसेज बनाई गई। बेवेरियन मॉडल भारत में लागू किया गया। लेकिन ये किस कैटेगरी के लोग थे, ये समझना चाहिए। ये भारत के मालिक बनकर बैठे वो थे जो अंग्रेज सरकार, यानी कि वहां का राजा या रानी, उसकी सरकार के नीचे मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इंडिया, उसके नीचे गवर्नर जनरल के उसके नीचे वायसराय कम गवर्नर जनरल, और उसके नीचे गवर्नर, और उसके नीचे की ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या जुडिशियल ऑफिसर्स या सिविल सर्विसेज या सर्विसेज क्लास। ये सर्विसेज क्लास उस समय छठी कैटेगरी का आता था, लेकिन उन्होंने इसमें मुख्य पोस्टों पर अंग्रेजों को ही बिठाया था और अंग्रेजों को डिस्क्रिशनरी पावर दी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मोस्टली इंग्लिश व्यक्ति हुआ करता था, यानी कि सुप्रीमो कहीं का भी एक इंग्लिश व्यक्ति होता था, अदरवाइज नॉन इंग्लिश केवल वही होता था जो सही से चाटुकार उनका होता था। और ये व्यवस्था जब बनाई गई थी तो भारत को लूटने पीटने की व्यवस्था बनाई गई थी। भारत को लूटने पीटने की इस व्यवस्था में
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सिविल सर्विसेज का जो अधिकारी होता था वो सुप्रीमेसी रखता था। ऐसा ही एक केस क्वासी जुरा का ऑनेबल कोर्ट में आया था और ऐसा ही केस राजा नंद कुमार का आया था। उस समय भी चीफ जस्टिस ने जमींदारी के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर कर दिया तो गवर्नर जनरल ने इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया, और गवर्नर जनरल के इंप्लीमेंट करने से मना करने के बाद उस पर कंटेम्प्ट का केस चला। जैसे ही कंटेम्प्ट का केस कोर्ट पर हुआ कि भाई इन्होंने गवर्नर जनरल का कंटेम्प्ट किया है, वैसे ही कोर्ट ने भी कंटेम्प्ट हो गया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए। विवाद इतना बढ़ाया गया कि इंग्लैंड में जाकर गवर्नर जनरल और चीफ जस्टिस को बुलाया गया और बाद में चीफ जस्टिस का तबादला साउथ अफ्रीका के लिए किया गया, और गवर्नर जनरल जो कि अत्याचार कर रहे या मैं कहूं कर्ज में डूबे हुए जमींदार को बचाना चाहता था, वो बचा ले गया। अब यहां पर कोई देश का मालिक नहीं था, देश में डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी ना होने का कारण मैं बताता हूं, डेमोक्रेसी नहीं थी, हमारा स्वतंत्र स्वाधीन भी हम नहीं थे। हालांकि हम स्वाधीन अभी हुए हैं, स्वतंत्र अभी भी हमने विकसित नहीं कर पाया है, यह मेरा दृढ़ मानना है। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार उस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। और मेरा मानना बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं बनाएंगे तब तक भारत को हम विश्वगुरु नहीं बना सकते। स्वतंत्र का मतलब है हमारा अपना तंत्र विकसित हो, जिसमें सेवाएं हों, जिसमें नौकरियां ना हों, जिसमें सुप्रीमेसी ना हो। हर वो व्यक्ति जो सेवा करने के लिए तत्पर हो, जो राष्ट्र के लिए सेवा करने को तत्पर हो, वो व्यक्ति हो। जब यहां सुप्रीमेसी की बात आती है तो सीनियर जूनियर की बात आती है। अब आप सोचिए, एक ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम, उसमें 3 अधिकारी चुने गए। एक आईएएस बना, एक आईपीएस बना और एक आईएफएस बना, और एक आईएफएस मतलब विदेश सर्विस बना। 3 अधिकारी बनाए। मैं 3 की बात करता हूं, 20 कैडर की बात अभी नहीं कर रहा हूं। 3 अधिकारी बने, एक ही बैच, एक ही एग्जाम क्वालिफाई करके गए। अब उनकी रुचि और नंबर थोड़े कम ज्यादा के आधार पर और उनकी फिजिक्स के आधार पर उनकी पोस्टिंग हुई। दोनों लाल बहादुर शास्त्री संस्थान में ट्रेनिंग लेने गए, और लाल बहादुर शास्त्री संस्थान में जब जो आईएएस के बैच को ट्रेंड कर रहे थे, उनका पहला शब्द ये आता है कि तुम देश के मालिक बनने वाले हो, तुम देश को गवर्न करने वाले हो, तुम देश की सरकार हो, असली शासक तुम्हें हो। दूसरा, एक आईपीएस का मैं एक प्रकरण जानता हूं कि पति और पत्नी दोनों एक साथ सेलेक्ट हुए, एक आईएएस हुआ और एक आईपीएस हुआ। लोगों ने मुझे बताया कि उनसे उनकी वार्ता हुई। आईएएस की जो ट्रेनिंग हुई उसमें उसने बताया कि तुम सुप्रीमेसी हो, और आईपीएस की जो ट्रेनिंग हुई उसकी दूसरे स्पाउस की, उसको बताया तुम्हें सेवा करनी है और ऐसा ऐसा। दोनों के बीच में मतभेद सिर्फ इस बात का पैदा हुआ क्योंकि दोनों का अलग अलग तरीके से ब्रेन वॉश हुआ था। एक ही बैच, एक साथ पढ़े, एक साथ सेलेक्ट हुए, लेकिन पति और पत्नी के बीच में सिर्फ झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक आईएएस सर्विसेज की का एक अधिकारी बना और एक आईपीएस कैडर का बना। आईपीएस सबऑर्डिनेट है, आईएएस सुप्रीम है। इस बात का ये जो झंझावट, जो ब्रेन वॉश करके पढ़ाई लिखाई उनकी हुई और उनका सिखाया गया, वो घर तक चला आया और घर में भी वो सीनियर जूनियर हो गए और अस्तित्व की लड़ाई, प्रभुता की लड़ाई आपस में शुरू हुई और परिणाम बड़े दुखद हुए। ऐसा कोई प्रकरण मुझे बताने वाला, उसने मुझे बताया। ये क्या है भाई? मेरा मानना यह है कि इन मामलों में, और जो हम बताने जा रहे हैं वो क्या है उसको भी समझना चाहिए। मेरा मानना बिल्कुल साफ है, स्थिति एकदम क्लियर है कि 2000 ये जो 7th पे कमीशन बैठा था, 7वां पे कमीशन बैठा था हमारे यहाँ, 7वें पे कमीशन का 2016 में उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ। 7वें पे कमीशन का, 7वें पे कमीशन में 3 अधिकारी हुआ करते थे। तीनों अधिकारियों ने एक रिकमेंडेशन की और उस रिकमेंडेशन में वो मतलब उनमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर का व्यक्ति हुआ करता था, एक रिटायर्ड जज जो उसके चेयरमैन थे वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और एक इकोनॉमिक सर्विस के हुआ करते थे। इकोनॉमिक सर्विस के व्यक्ति और सरकार के एम्प्लॉय, यानी कि ये आईएएस, रिटायर्ड आईएएस। मजे की बात यह है कि चीफ जस्टिस जो कि उस पैनल के अध्यक्ष हुआ करते थे उन्होंने, और जो इकोनॉमिक सर्विस से आए थे उन दोनों ने, मतलब
3 का पैनल बना, 2 ने कहा कि इनके बीच में भेदभाव खत्म होना चाहिए। मजे की बात यह है भेदभाव किस प्रकार का बताया गया, यह बताया गया कि 3 स्टेजेस आती हैं और उन 3 स्टेजेस में जो प्रमोशन होता है उन प्रमोशन में 3% तो सैलरी का इंक्रीमेंट होता है और 2 साल आईएएस ऑफिसर को रिलैक्स मिलता है सेंट्रल सर्विसेज में जाने के लिए। अब ये जो 2 साल का, इसको मैं बताता हूं कि सीनियर टाइम स्केल, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और फिर नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड, इसको पूरा करने में लगभग 13 साल लगते हैं। पहला इंक्रीमेंट 4 साल बाद लगता है, दूसरा 8 साल बाद लगता है और तीसरा 13 वर्ष बाद लगता है। तो 4, 8 और 13 इनमें इनका कहना है, ये जो मैटर है इसमें आईएएस ऑफिसर को, जो आईएएस फील्ड से आता, मतलब एक ही बैच से तीनों सेलेक्ट हो रहा है, आईएएस ऑफिसर को 2 साल पहले एनएफएसजी जाना की अनुमति है, यानी कि नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड 2 साल पहले, और बाकी के 2 साल रिलैक्स होता है, 2 साल बाद वो जा सकते हैं। भेदभाव यहीं से आ गया कि भाई एक ही बैच से चुनकर आए, लेकिन एक सेंट्रल सर्विसेज में लेट जाएगा और दूसरा सेंट्रल सर्विसेज में जल्दी जा सकता है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन के टाइम पर एक ने आईएएस चुना और एक ने आईपीएस चुना था, या आईएएस और आईपीएस बना दिया गया था। ऑनरेबल जस्टिस ए.के. माथुर और जो दूसरे मेंबर थे रचिन रॉय, इन्होंने रिकमेंड किया कि भाई इसका भेदभाव खत्म होना चाहिए, ये एक ही उससे आ रहे हैं, इसलिए इनके बीच में पे ग्रेड, इनके प्रमोशन का मामला, इनकी इक्वलिटी, इनका फाइनेंशियल एज, सब कुछ बराबर रहना चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है, इसी पैनल में जो तीसरे सदस्य विवेक राय साहब थे, जो कि रिटायर्ड आईएएस, उन्होंने कहा नहीं, आईएएस की सुप्रीमेसी ठीक है, फॉरेन सर्विसेज और आईएएस की सुप्रीमेसी जस्टिफाई की जाती है और इस जस्टिफिकेशन में आईपीएस और आईएफएस, जिसको आईएफएस भी कहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये इनका जो बैकवर्डनेस है वो उचित है। अब आप देख लीजिए, हालांकि रिकमेंडेशन उन्होंने की, बाद में सरकार ने इस भेद को खत्म किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इससे जो लाभ हुआ वो 47 लाख सेंट्रल कर्मचारी, 53 लाख पेंशनर्स को लाभ हुआ। सरकार के ऊपर इस रिकमेंडेशन का, ये जो रिकमेंडेशन है पे स्केल की स्वीकार की गई, मतलब एक साथ सरकार के ऊपर लोड आ गया और सरकार को 12,000 करोड़ रुपया एरियर के रूप में विड्रॉ करना पड़ा, यानी कि वो रिलीज करना पड़ा, और प्रति महीने के हिसाब से सरकार के ऊपर अच्छा खासा लोड आ गया। 1 लाख करोड़ वित्तीय प्रभाव आया, हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आया और 12,000 करोड़ रुपए का, या 1200 करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर ये एरियर का ठेका आया। आप सोचिए कि ये सैलरियां 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, टोटल मिलाकर 5 लाख, ये बेसिक पे स्केल 18,000 से नीचे नहीं, और ये 56,000, और ये सारा कैलकुलेशन उन्होंने बताया। सोचने की बात यह है कि क्या ये सेवा करने वाले लोग हैं? हालांकि मोदी सरकार का ये निर्णय 2016 का ऐसा है, उनका मानना अपना है, उनका मानना है कि सबका पेट भरा रहेगा तो अच्छा काम करते हैं, उनको हैंडसम सैलरी मिलनी चाहिए, अच्छा काम करेंगे, करप्शन से थोड़ा दूर रहेंगे। पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि करप्शन से दूर रहेंगे, और करप्शन करते हैं चूंकि मार्केट में होड़ में खड़े हुए हैं, इसलिए करप्शन करना पड़ता होगा। तो हम इतनी हैंडसम सैलरियां देंगे, इतने एडवांटेजेस देंगे इन अधिकारियों को कि ये वो करप्शन से थोड़ा दूर हो जाएंगे। बात तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आवश्यकता नहीं है कि जो ट्रेनिंग है लाल बहादुर शास्त्री संस्थान की, उस ट्रेनिंग के पूरे प्रोसेस को बदला जाए? इंग्लिश प्रोसेस जो अभी पिछले 200 वर्ष से चल रहा है, उससे आकर हिंदुस्तानी प्रोसेस में लाया जाए। मुझे किसी अधिकारी ने बताया, मेरे जानने वाले ने, कि लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में वेदों और भारतीय दर्शन है ही नहीं, रखा ही नहीं गया था कुछ समय पहले तक। अभी रख दिया गया हो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन रखा ही नहीं गया था। लेकिन वहां इस्लामिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा, वहां क्रिश्चियन स्ट्रक्चर बहुत बड़ा, इतने टेक्स्ट वहां पर रखे थे जैसे ऐसा लग रहा था कि हम इस्लामाबाद में पढ़ने कहीं चले आए हों। ऐसा लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड की पढ़ाई अभी भी चल रही है चर्चेस की, और भारतीय दर्शन उन लाइब्रेरियों में एब्सेंट था। किसी ने अभी मुझे बताया कि अभी वो धीरे धीरे
परचेस करना शुरू किया गया है और उसको लगाना शुरू किया गया है। क्यों? क्योंकि अब मोदी जी की सरकार है और सरकार के किसी व्यक्ति ने उनको ध्यान दिलाया कि ये सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, ये सरकार वेदों की सरकार है, ये सरकार राष्ट्र के वैभव को बढ़ाने वाली सरकार है। इसलिए कभी ध्यान गया तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि आखिर वेद, पुराण, उपनिषद या ब्राह्मण, आरण्यक और उपवेद दर्शन क्यों नहीं है आपकी लाइब्रेरी में, और पढ़ाना क्या चाहते हो? मेरा मानना है कि जो सिलेबस है उस हिसाब से बनाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर उस बात की चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आईएएस ऑफिसर, जबकि फॉरेस्ट ऑफिसर के पास पूरा जंगल के मामले में उसके पास पावर है, वो पढ़ा लिखा है, वो उसी विधा को करके आया। एक आईएएस ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उस जिले का, वो कैसे प्रेशर डाल सकता है जबकि उसके पास उस बात की नॉलेज नहीं है? और ये सुप्रीमेसी, ऑनरेबल जस्टिस गवाई ने कहा कि जब मैं स्टेट ऑफिसर हुआ करता था, यानी कि सरकारी वकील हुआ करता था, तब भी मेरे अनुभव में ये बात आई कि आईएएस और आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस और बाकी के सर्विसेज के बीच में एक एरोगेंसी है। ये एरोगेंसी खत्म क्यों नहीं हो पा रही है? ये जो निर्णय है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, उसमें ये बात सामने निकल कर आई कि आईपीएस, आईएएस के दबाव में ये फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी को निर्णय लेना पड़ा, जबकि वो निर्णय उचित नहीं रहा होगा। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा क्यों है। अब भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट हुए थे। सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि ये भेदभाव, मैं पूरी कोशिश करूंगा ये भेदभाव खत्म हो जाए। मैं कहता हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया, डायरेक्शन भी सरकार जारी कर देगी, कह भी देगी, लेकिन ये जो जाति व्यवस्था की मानसिक स्थिति है वो प्रत्येक उस व्यक्ति को छोड़नी पड़ेगी। और सेवा का भाव कैसे पैदा हो, राष्ट्र की सेवा का भाव कैसे पैदा हो, राष्ट्र को मिलाकर ये 43 लाख लोगों की टीम राष्ट्र को उठाकर कहां ले जाए, कैसे ले जाए, ये कौन सोचेगा? ये कैसे सोचा जाएगा? वो कौन ले जाए, कैसे ले जाए? एक टीम वर्क हो, मेरा अपना ईगो ना हो, ये एरोगेंसी खत्म हो। समाज की, जनता की जहां डेमोक्रेसी है वहां किसकी सरकार? हमारी सरकार, हमारे लिए और हम। अब हमारी सरकार, हमारे लिए और हम ही सरकार में हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोई सेवक क्यों नहीं है? उसके बीच में अधिकारी वो क्यों है? अधिकारी की परिभाषा क्या उसको मालूम है? अधिक कार्य करने वाला अधिकारी होता है। मेरा किसी से भेदभाव नहीं है, लेकिन यह बात तय है कि हमारे ही बच्चे इन सर्विसेज में जाते हैं, कोई विदेश से नहीं आता। मेरा मानना बिल्कुल तय है कि मेरा ही बेटा, मेरी बेटी, मेरा ताया, मेरा चाचा, मेरा बच्चा, मेरा अड़ोसी, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त सर्विस में गया था। क्या हमने उसको उस हिसाब से तैयार किया था कि बेटा तुम्हें राष्ट्र सेवा ही करनी है, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं, सैलरी तुम्हारा, धन तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। हम लोग एक गीत भी करते हैं कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। तो क्या ये जो 3 इंक्रीमेंट 4 साल बाद, 8 साल बाद, 13 साल बाद सेंट्रल सर्विस में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, ये यहां से यहां वहां बन जाएं और वो ऐसा हो जाए कि पावर पैशन आ जाए और ये मिल जाए वो मिल जाए, क्या सिंहासन चढ़ते जाना और सैलरियां बढ़ाते जाना ही उद्देश्य है? मैं पे कमीशन की रिपोर्टों को पढ़ता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन की, दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन की रिपोर्टें पढ़ी। एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन और पे कमीशन एक ही बात कहते हैं, कैसे उनकी सर्विस अच्छी हो, कैसे उनके सुविधाएं मिलें, क्या क्या नई सुविधाएं मिलें। उनमें कहीं पर भी सैद्धांतिक पक्ष, क्या इनकी ट्रेनिंग बदलनी चाहिए? क्या बच्चा जब घर से राष्ट्र सेवा के लिए आया तो वहां पर भी उसको राष्ट्र सेवा ही समझाई जानी चाहिए या फिर एरोगेंसी सिखाई जानी चाहिए कि हम शासक हैं? मेरा मानना है कि ऐसे बहुत बड़े अधिकारियों का तबका है जो राष्ट्र सेवा करता है, जो राष्ट्र सेवा के लिए बना है, वो आपस में वार्ता करता है, वो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में जाकर मैटर चाहता है। और एक ऐसा वर्ग भी है, कोई मैटर दे दे, अपने निर्णय को ही निर्णय असली मानता है, फाइनल मानता है, और एरोगेंसी इतनी कि किसी को सुनने को भी तैयार नहीं होता। एरोगेंट क्या अच्छा शासक हो सकता है? ये सवाल हैं। हमें लगता है, और मेरे सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंताएं जताई हैं, इस वीडियो को हम सभी जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसरों के पास,
निर्णय लेने वालों के पास, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के पास, उन मंत्रियों के पास, उन सरकारों के पास जिनको निर्णय लेना है, अगर आप ट्वीट करके, शेयर करके पहुंचा सकते हैं तो मुझे लगता है पहुंचाना चाहिए, कान में जूं रेंगना चाहिए कि ये व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इसके पीछे का कारण ये नहीं है, इसके पीछे का कारण मानसिक स्थिति है, इसके पीछे का कारण 200 साल से ऊपर से चल रही व्यवस्था है और उस व्यवस्था का परिवर्तन ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा अपना तंत्र भारत में बने, भारतीय व्यवस्था से चले, तो तब हम कहेंगे कि भारत स्वतंत्र हो गया है। अभी तक भारत स्वाधीन तो हुआ है